हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैं वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8 महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ और उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो पहले किंग वॉन डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1 देख लेना ताकि तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। तो पार्ट 1 के एंड में मैंने बात करी थी लेवॉन जेम्स एल्बम की। वैसे तो मैंने ये पूरी एल्बम सुनी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशली गाना है ऑन योर डैश, इस गाने को लेकर इंटरनेट पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि इस गाने में वॉन ने अपने स्टोर वाले इंसिडेंट का रेफरेंस दिया है जहाँ पे उसने वूस्की को देखा था। जहाँ पे वॉन कहता है कि वॉन ने उस टाइम पे वूस्की को इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसके पास उसका मास्क नहीं था। लेकिन इस गाने के आउट होने के बाद वूस्की ने भी इस पे रिस्पॉन्स किया था जहाँ पे उसने बोला था कि वॉन एक्चुअली में डरपोक है और यही वो रीजन है जिस वजह से वॉन ने उसे कुछ नहीं बोला था। जितनी ज्यादा साइड है उतनी अलग अलग बातें यू नो। इसके अलावा इस एल्बम के अंदर एक्सपोजिंग मी गाना भी था जिसमें वॉन ने केआई को मारने का रेफरेंस दिया है और जनरली अगर तुम ड्रिल म्यूजिक सुनोगे तो उसके अंदर ज्यादातर इसी तरह के रेफरेंस होते हैं। इनफैक्ट वॉन का जो आज की डेट में सबसे पॉपुलर सॉन्ग है उसका नाम है टोका टू दाओ और वो भी इसी एल्बम से था। वॉन ने इस गाने को जब बनाया था जब वो हाउस अरेस्ट पे था। हाउस अरेस्ट बेसिकली ऐसा अरेस्ट होता है जब पुलिस वाले तुम्हें तुम्हारे ही घर में बंद कर देते हैं और तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए तुम्हारे पैर में एंकल मॉनिटर पहना दिया जाता है। इस टाइम पे वॉन अपने रैपिंग करियर में काफी अच्छा कर रहा था। आई मीन पहले क्रेजी स्टोरी और अब टुकर टू दाओ। लेकिन इसी बीच वॉन ने एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी थी जिस वजह से उसकी एनबीए यंगबॉय से बीफ स्टार्ट हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक बार वॉन अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आया हुआ था और जहाँ पे बैकग्राउंड में एनबीए यंगबॉय का सॉन्ग चल रहा था और वॉन ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में कह दिया था यू गॉट कैप इन योर रैप्स। अब हिप हॉप में बेसिकली कैप का मतलब होता है झूठ बोलना और यहाँ पे वॉन ये कह रहा था कि एनबीए यंगबॉय अपने गानों में झूठ बोलता है। ये कॉन्टेक्स्ट तुम्हें जब मिलेगा जब तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे एनबीए यंगबॉय वर्सेस किंग वॉन। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि वॉन ने आखिर ये बात अपने इंस्टा लाइव में बोली क्यों थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस टाइम पे भी वॉन का स्टेटस बिल्कुल मेन स्ट्रीम रैपर जैसा था। तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कंट्रोवर्शियल बोलेगा तो उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट तो हो ही जाएगी। वॉन ने बेसिकली ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एक बार एनबीए यंगबॉय और वाईएनडब्ल्यू की आपस में फाइट हो गई थी जहाँ पे एनबीए यंगबॉय के दोस्तों ने वाईएनडब्ल्यू सेक्चेसर को मारा था और वॉन जिस मैनेजमेंट कंपनी से साइन था उसी कंपनी से साइन वाईएनडब्ल्यू मैली भी था। तो जाहिर सी बात है वॉन को किसी न किसी की साइड तो लेनी ही थी, इसी वजह से वो वाईएनडब्ल्यू मैली की साइड चला गया था और इसके अलावा इन दोनों का साथ में गाना भी आया था। तो जाहिर सी बात है वॉन मैली की साइड ही था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी यहीं पे नहीं रुकी बल्कि इसके बाद वॉन ने एनबीए यंगबॉय की एक्स गर्लफ्रेंड जेनिया को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसे देख के एनबीए यंगबॉय काफी जेलस था और इसके रिस्पॉन्स में वॉन को जेलस फील कराने के लिए एनबीए यंगबॉय ने वॉन की एक्स गर्लफ्रेंड एशियन डॉल को डेट करना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे की एक्स गर्लफ्रेंड को डेट करके एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे और ये चीज काफी हद तक हो भी रही थी। अब कंट्रोवर्सीज तो चली रही थी लेकिन कंट्रोवर्सीज को साइड में रख के वॉन ने 30 अक्टूबर 2020 को अपनी एल्बम वेलकम टू द ओ ब्लॉक रिलीज करी। इस एल्बम के अंदर 16 गाने थे और पोलो जी, लिल डर्क और फीवियो फॉरेन जैसे आर्टिस्ट फीचर थे और इसके साथ साथ ये एल्बम बिलबोर्ड 200 चार्ट्स में 5th नंबर पे आई थी और इंडिपेंडेंट चार्ट्स में पहले नंबर पे, जो कि एक अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए काफी बड़ी बात है क्योंकि जनरली नए रैपर्स के एल्बम बिलबोर्ड में फीचर नहीं होती और एल्बम का नंबर 5 पिक करना तो काफी बड़ी बात है, वो भी 200 चार्ट्स में। इसके अंदर आर्म्ड एंड डेंजरस, वेन स्टोरी और वाई ही टोल्ड जैसे गाने थे जिस वजह से आगे चल के RIAA ने इसे गोल्ड सर्टिफाइड भी कर दिया था। अब जाहिर सी बात है वॉन ने ये एल्बम उस टाइम पे रिलीज करी थी तो उसे इसे प्रमोट भी करना था, जिस वजह से वॉन इसे प्रमोट करने के लिए अटलांटा चला गया था। जिसके बाद 5 नवंबर 2020 को वॉन ने डीजे एकेडमिक्स को इंटरव्यू दिया और डीजे एकेडमिक्स को इंटरव्यू देने के पीछे का मकसद साफ था क्योंकि पहली बात वॉन को अपनी कंट्रोवर्सीज क्लियर करनी थी और दूसरी बात अपनी एल्बम भी प्रमोट करनी थी। जिस वजह से हुआ भी कुछ ऐसा ही। डीजे एकेडमिक्स ने वॉन से पूछा कि क्या उसकी एनबीए यंगबॉय के साथ बीफ चल रही है। इसके जवाब में वॉन ने रिप्लाई दिया कि तुम किसी कंट्रोवर्सी को जब तक बीफ नहीं कह सकते जब तक उसमें कोई मर ना जाए। तो वॉन के बेसिकली कहने का मतलब ये था कि वो बस एक इंटरनेट कंट्रोवर्सी है। Rapper who was shot and killed in a gun battle in downtown Atlanta. इस इंटरव्यू के बाद 5 नवंबर 2020 को ही सुबह 11 बजे वॉन अपने 20 दोस्तों के साथ ओपीएम क्लब के लिए निकला जहां पे उसकी एल्बम की लिसनिंग पार्टी थी और जब वॉन ओपीएम क्लब पहुंचा तो वहां पे उसने परफॉर्म भी करा था और ये लिसनिंग पार्टी खत्म हुई थी उस दिन आधी रात में और इस लिसनिंग पार्टी के बाद वॉन को स्केड्यूल के हिसाब से अपने वापस एयरबीएनबी होटल में जाना था। लेकिन एंड मौके पे ही वॉन का मूड बदल गया जिस वजह से उसने अपने ड्राइवर से बोला कि उसे मोनेको हुक्का लॉन्च जाना है और ये लॉन्च ओपीएम क्लब से बस 10 मिनट की दूरी पे था, जिस वजह से वॉन वहां पे सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था और इसके बारे में उसने अपने मैनेजर तक को भी नहीं बताया था। इनफैक्ट वॉन के मैनेजर ने यह भी बताया था कि उस रात वॉन काफी अजीब बिहेव कर रहा था, जिस वजह से वॉन के मैनेजर ने उसे बार बार कॉल करी और उसे पहले ढूंढा। जिसके बाद ये लोग उस लॉन्च के बाहर पहुंचे जहां पे वॉन के अंदर जाने से पहले उसकी सिक्योरिटी अंदर गई ये चेक करने के लिए कि लॉन्च के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और जब वॉन की सिक्योरिटी अंदर गई तो उन लोगों को वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली।
बस लॉन्च वालों ने इतना कहा था कि अंदर फायर आर्म्स लेके मत आना, जो कि ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बोला था। अब ये जो सिक्योरिटी चेक का प्रोसेस चल रहा था इसमें पूरे 30 मिनट लग चुके थे और वॉन बाहर अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा था। और जब वॉन अपनी कार में इंतजार कर रहा था तो वॉन के पास एक बंदा आया जिसने आके उसे बोला कि साथ में क्वांडो रांडो खड़ा है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि क्वांडो रांडो कौन है, तो ये पहले वॉन का ही फ्रेंड था। इनफैक्ट ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि साथ में मिलकर 63rd स्ट्रीट को क्रिटिसाइज भी करते थे। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद इन दोनों की आपस में ही बीफ हो गई थी और उस बीफ के पीछे का रीजन ये था कि क्वांडो रांडो की बीफ चल रही थी लिल रीज से, जो कि वॉन का काफी अच्छा फ्रेंड है। और दूसरी बात, क्वांडो रांडो पहला वो बंदा था जो कि NBA रिकॉर्ड लेबल से साइन हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो वॉन का वैसे ही एनिमी बन चुका था। अब जैसे ही वॉन को ये बात पता चली कि साइड में क्वांडो रांडो खड़ा है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया। वॉन इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने ये भी चेक नहीं करा कि वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी है या नहीं, और उसने जाते के साथ ही सीधा क्वांडो रांडो को पीटना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो इन दोनों की फाइट देख रहे थे। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम वॉन और क्वांडो रांडो को आपस में फाइट करवाओगे तो डेफिनेटली वॉन ही जीतेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग फायर आर्म से नहीं लड़ रहे थे बल्कि हाथों से लड़ रहे थे। और वॉन उसको वहाँ जाते के साथ ही गिरा गिरा के मार रहा था। अब जैसे ही क्वांडो रांडो ने देखा कि वो पिट रहा है तो उसने अपने दोस्त लिल टिम को आवाज दी, और लिल टिम वहीं पे मौजूद था, जिस वजह से वो कार के पीछे से बाहर आया और उसने बार बार वॉन के ऊपर फायरिंग कर दी। ये फायरिंग जैसे ही हुई तो वहाँ पे जितने भी आसपास लोग मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। और इस फाइट के अंदर वॉन को 4 बुलेट लगी थी, लेकिन 4 बुलेट लगने के बाद भी वॉन क्वांडो रांडो को पीट रहा था। और जैसे ही उसको बुलेट लगी तो वो क्वांडो रांडो को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा था, जैसे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड यूज करता है। अब जब तक ये फाइट हाथ से हो रही थी तब तक तो सब देख रहे थे, लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई तो सब इधर उधर भागने लग गए थे। लेकिन जब वॉन के फ्रेंड ने देखा कि उसको 4 बुलेट लगी है तो उसने लिल टिम के ऊपर फायरिंग कर दी। लेकिन जैसे ही पहली बुलेट लिल टिम के पैर में लगी तो वॉन के दोस्त की गन जाम हो गई। अब जाहिर सी बात है ये लोग अटलांटा शहर के मेन रोड पे लड़ रहे थे, जिस वजह से सीन काफी इंटेंस हो गया था, क्योंकि फायरिंग हो रही थी स्ट्रीट्स के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे बिना बुलाए पुलिस भी आ गई थी। लेकिन पुलिस ने भी वहाँ पे आके सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं करा, बल्कि उन लोगों ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जिन्हें पता भी नहीं था कि पुलिस कहाँ से फायरिंग कर रही है, वो इधर उधर भागने लगे। और पुलिस के फायरिंग करने की वजह से 2 बंदों को और बुलेट लग गई थी। जिसके बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार आई और उसमें वॉन के फ्रेंड थे, और वो लोग वॉन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। और दूसरी तरफ लिल टिम के दोस्त उसको हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन फन फैक्ट तो ये है कि 4 बुलेट लगने के बाद भी रास्ते में वॉन अपने फ्रेंड से कह रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वॉन को हॉस्पिटल लेके गए, और फन फैक्ट तो ये है कि लिल टिम को भी इसी हॉस्पिटल में लेके गए थे। जिसके बाद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ने वॉन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस किए, और 6 नवंबर की सुबह ये बात अनाउंस हुई कि वॉन अब इस दुनिया में नहीं है, और किंग वॉन का कॉज ऑफ डेथ है गन शॉट। और वॉन की डेथ के बाद लिल टिम के ऊपर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे और उसे जेल हो गई थी। और दूसरी तरफ वॉन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रीट्स को डेडिकेट कर रखी थी, इतने कम टाइम में उसके रैपिंग करियर की सक्सेस को देखते हुए लोगों ने उसे हुड लेजेंड बोलना शुरू कर दिया था, जो कि वो लिटरली डिजर्व भी करता है। लेकिन वॉन की डेथ के बाद उसकी एल्बम और कुछ और सिंगल्स भी रिलीज हुए थे, जिसमें से एक है डीमन। और इस गाने के बारे में बात करना लिटरली इंपॉर्टेंट है, तो एक नजर डालते हैं किंग वॉन के सॉन्ग डीमन के ऊपर। डीमन ये एक्चुअली मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है जो किंग वॉन ने बनाया था। एक सॉन्ग का जनरली स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले हुक आता है, फिर वर्स आता है, फिर हुक आता है और फिर वर्स आता है। अगर किसी गाने में वर्स अच्छा नहीं भी है और उसको अगर हुक अच्छा बना दिया जाए तो गाना वैसे ही कैची हो जाता है। लेकिन इस गाने के अंदर हुक और वर्स दोनों ही कैची हैं। स्पेशली वॉन की आवाज के ऊपर हुक में जो थोड़ा सा ऑटो ट्यून का टेक्सचर दिया है वो तो नेक्स्ट लेवल है। ये गाना बेसिकली बना था वाईटी को ट्रिब्यूट करने के लिए, जो कि वॉन का ही फ्रेंड था। दरअसल हुआ ये था कि 9 अगस्त 2012 को वॉन का बर्थडे था, और उस दिन हुआ ये था कि वॉन और वाईटी दोनों 63rd स्ट्रीट पे गए थे, जहाँ पे वॉन एक स्टोर के अंदर सामान ले रहा था और वाईटी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वाईटी के पास एक 50 शॉट्स नाम का बंदा आया, जो कि जेरो सिटी गैंग का मेंबर था, और ये गैंग गैंगस्टर डिसाइपल से लिंक थी। और जैसे ही 50 शॉट्स वहाँ पे आया तो उसने आते के साथ ही वाईटी के ऊपर फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद वो वहाँ पे भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे देख लिया था। जैसे ही वॉन ने गन शॉट की आवाज सुनी तो वो स्टोर से बाहर आया और उसने देखा कि उसका फ्रेंड वाइट मर गया है। अब जाहिर सी बात है उस दिन वॉन का बर्थडे था और उसने अपने दोस्त को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा था, और इस चीज का पेन इस गाने में नजर भी आता है। वहीं दूसरी तरफ 50 शॉट्स भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस थी, लेकिन इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा करेज था कि इसने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी थी, जिस वजह से पुलिस ने उसे वहीं पे अरेस्ट कर लिया था। और वॉन एक्चुअली इस पूरे गाने में यही बता रहा है कि इसी इंसिडेंट ने उसको डीमन बनने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तुम किसी को भी अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखोगे तो तुम्हारी मेंटल स्टेट वैसे ही बिगड़ जाएगी। और पहली बात तो वॉन का उस दिन बर्थडे था, और दूसरी बात वो वॉन का फ्रेंड था,
जिस वजह से वाईटी की डेथ का इम्पैक्ट वॉन के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ था। मे बी यही वो रीजन होगा जिस वजह से वॉन खुद को किलर विद फीलिंग्स बोलता था, यानी कि एक ऐसा किलर जिसके अंदर फीलिंग्स है। ये तो बात हुई वाईटी की, लेकिन अगर इस म्यूजिक वीडियो को तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सीन है और उस सीन में बेसिकली दिखाते हैं कि वॉन के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से एक बंदे को वॉन अपने डियोर कंपनी के शूज देता है। अब डियोर तो वैसे ही काफी लग्जरी ब्रांड है जो कि काफी एक्सपेंसिव चीजें बनाती है, लेकिन नोटिस करने वाली चीज ये है कि जैसे ही वॉन उसे अपने शूज देता है तो गाने के अंदर एक लाइन आती है, जिस लाइन में वॉन कहता है कि पीपल कैंट इवन वॉक अ माइल इन माय शू, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोग मेरे शूज में नहीं चल सकते। शूज में चलने का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी को अपनी जगह पे रख के देखना। तो ये जो यहाँ पे बेसिकली डियोर कंपनी को जानबूझ के दिखा रहे हैं, ये यही दिखाता है कि वॉन की जो लाइफ है वो डियोर जैसी है, जो कि बाहर से तो बिल्कुल लग्जरियस दिखती है क्योंकि जाहिर सी बात है वॉन उस टाइम पे काफी रिच था। लेकिन जैसे कि हमने शूज को देखा है कि शूज बाहर से कितने भी अच्छे दिखे, अंदर से वो ब्लैक ही होते हैं। तो ये लाइन कहना और इसी लाइन पे ये सीन दिखाना, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर तुम्हें वॉन अपनी जगह पे एक दिन के लिए रख भी देगा तब भी तुम उसकी जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि वो तुम्हें देखने में अच्छी लग रही है और इंटरनेट पे लोग बस अच्छी चीजें दिखाते हैं। यही वो रीजन है जिस वजह से म्यूजिक वीडियो के अंदर भी वो बंदा डियोर कंपनी के शूज भी नहीं लेता। इस गाने में इसके अलावा जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है वॉन के बॉडी काउंट्स, जो कि लोगों की नज़र में एक्चुअली 7 है, यानी कि वॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में 7 लोगों का मर्डर किया था। अब ये बात लोग इंटरनेट पे कहते हैं, लेकिन ये बात कितनी सच है एक बार इस पे भी नजर डालते हैं। एक्चुअली अगर तुमने नोटिस किया हो तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वॉन कभी भी स्ट्रीट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और ना ही वो किसी तरह की गैंग ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो सब मजबूरी में वॉन को करना पड़ा था। और अगर तुमने पार्ट 1 वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है तो तुम्हें पता होगा वॉन के ऊपर मल्टीपल मर्डर के चार्जेस लगे थे, जो कि यूएसए जैसी सिटी में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफी सारे रैपर्स के साथ ऐसा होता रहता है। लेकिन वॉन के केस में स्पेशल बात यह है कि वॉन ने आखिर बार बार अपने मर्डर केसेस को बीट कैसे करा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका में अगर मास्क लगा के मर्डर करो तो पुलिस को कुछ पता नहीं चलता होगा। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो ये बात काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में लोग बच जाते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में पुलिस एट दी एंड मर्डरर को पकड़ ही लेती है। और अगर इन केस तुमने अगर मर्डर नहीं भी करा और तुम सिर्फ उसमें फंस गए हो, तब भी तुम्हें कोर्ट डेट के लिए बार बार कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। और जैसे वॉन ने बार बार अपने मर्डर केसेस को बीट करा है, वो चीज़ बस एक ही केस में हो सकती है। लेकिन वो बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर इससे तुम्हें एग्री ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे ये कहते हैं कि वॉन के पास 7 बॉडी काउंट्स हैं, मतलब उसने 7 लोगों का मर्डर करा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने 10 लोगों का मर्डर करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग रियलिटी एक्चुअली ये रही होगी कि जब भी वॉन के बॉडी काउंट्स में से किसी का मर्डर हुआ होगा तो उस टाइम पे मर्डर किसी और ने किया होगा। और शिकागो जैसी सिटी में किसी का मर्डर करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट हमेशा टॉप पे रहता है। तो हर बार रियलिटी में कोई और किलर रहा होगा और वॉन जरूर उसके साथ मौजूद होगा। और अगर वो क्राइम सीन पे मौजूद नहीं भी होगा तो वो स्ट्रीट्स पे तो वैसे ही 24/7 एक्टिव रहता था। तो इस केस में जब भी वॉन के किसी बॉडी काउंट का मर्डर हुआ होगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सारे लड़कों को ले गई होगी, जो लोग जनरली स्ट्रीट्स पे एक्टिव रहते हैं। और उन्हीं में से एक वॉन भी होगा, क्योंकि वो भी स्ट्रीट्स पे एक्टिव था। और जब पुलिस ने वॉन की इन्वेस्टिगेशन की होगी तो पुलिस को उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिले होंगे, क्योंकि रियलिटी तो ये थी कि वॉन ने कभी मर्डर किया ही नहीं, जिस वजह से पुलिस को ना चाहते हुए भी वॉन को छोड़ना पड़ा होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से मर्डर केस को बीट करने का यही एक तरीका है। और इसके बाद ऐसा हुआ होगा कि जब वॉन जेल से बाहर आया तो उसने ये चीज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करी कि उसने मर्डर नहीं किए, बल्कि उसने जानबूझ के ये चीज क्लेम करी कि मर्डर उसी ने करे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये बात सुन के तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि वॉन तो NBA यंग बॉय को कैप रैपर कह रहा था, तो इस केस में तो वो खुद एक कैप रैपर है। वेल, इसे जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास एक और फैक्ट है। तो देखो, जब भी कोई पर्सन गैंग ज्वाइन करता है तो उसे गैंग के अंदर अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और गैंग के अंदर तुम्हारा स्टेटस कितना इंपैक्टफुल है ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे पास कितने बॉडी काउंट्स हैं। जो वॉन अपने गानों में कहता है पुटिंग वर्क, तो वर्क पुट करने से उसका मतलब होता है बॉडी काउंट्स, यानी उसने और किसी और ने स्ट्रीट्स के लिए कितना काम किया है। तो देखो, पुलिस वाले केस में पुलिस को तो वॉन को छोड़ना ही था, क्योंकि उसने मर्डर किया ही नहीं था। लेकिन जब वॉन जेल से बाहर आया तो उसने जानबूझ के ये चीज इसलिए क्लेम करी ताकि उसका स्टेटस मेंटेन रह सके। और ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, हो सकता है तुम्हें ये बात ना भी लगती हो। और अगर तुमने कोई कभी क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है तो तुमने देखा होगा कि जब भी किसी फेमस पर्सन का मर्डर होता है तो पुलिस पूरे शहर में अनाउंस करवा देती है कि इसके मर्डरर को ढूंढना है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आके खुद क्लेम करते हैं कि हमने मर्डर किया था, लेकिन जब पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इसने मर्डर नहीं किया, जिस वजह से ऐसे केस में पुलिस को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। मेरे हिसाब से यही वो ऑप्शन होगा जिस वजह से वॉन ने अपने मर्डर केसेस को इजीली बीट करा। इसके अलावा अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि वॉन जब तक जिंदा था तो उसके ऊपर कभी भी दोबारा उस मर्डर के चार्जेस नहीं लगे थे जो उसने पहले बीट करा था। जबकि अगर कोई रियलिटी में मर्डर केस में फंसता है तो उसको बार बार कोर्ट में जाना ही पड़ता है। पर वॉन के केस में जैसे ही उसकी डेथ हुई तो पुलिस ने उसके ऊपर बैक टू बैक एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए।
और वो लोग ये क्लेम करने लगे कि वॉन ने ही उन लोगों का मर्डर किया था। और पुलिस के लिए भी ये करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पुलिस भी वही कर रही थी जो पहले वॉन कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि वॉन जब जिंदा था तो वो खुद क्लेम कर रहा था कि उसने मर्डर किए हैं, और अब वॉन की डेथ के बाद भी पुलिस वही कर रही है जो पहले वॉन कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो उन लोगों ने उठा के सारे एलिगेशंस वॉन पे लगा दिए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि वॉन अगर आज इस दुनिया में होता तो उसके ऊपर दोबारा इतने सारे मर्डर के चार्जेस नहीं लगते, स्पेशली वो मर्डर के चार्जेस जिन्हें वो बीट कर चुका था। अब वॉन को क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं उसके गानों के थ्रू, जिस वजह से लोगों को लगता होगा कि ये सच में मर्डरर है। जिस वजह से अगर तुम वॉन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें उसके रिगार्डिंग काफ़ी हिट देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग लिल टीम को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वॉन भी तो एक किलर था, अगर एक किलर ने एक किलर को मार दिया तो क्या प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैंने तुम्हें ये थ्योरी बना के सुनाई है, ताकि अगर तुम किंग वॉन फैन हो तो तुम उसके म्यूजिक और सक्सेस को फ्लेक्स करो, ना कि उसके बॉडी काउंट्स को कि उसने कितने लोगों का मर्डर किया था। वैसे तो देखो, मैं पर्सनल लाइफ में कभी वॉन से मिला नहीं हूँ और ना ही मेरे को पता है कि उसने मर्डर किया भी था या नहीं। और अगर बाई चांस उसने मर्डर किया भी है तो वॉन की कंडीशन में अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। क्योंकि जरा तुम खुद सोच के देखो, अगर उस दिन वॉन की आई को नहीं मारता तो वो क्या करती? वो जाहिर सी बात है वॉन को मार देती। और यहाँ पे वॉन के सॉन्ग क्रेजी स्टोरी की एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, जहाँ पे वॉन कहता है गर्ल इट्स डू और डाई, यानी कि ये वो सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे मारो या मरो। एंड यही सेम चीज उस रात अटलांटा में भी हुई थी, जहाँ पे वॉन तो बस क्वांडो रांडो से फाइट करने गया था, लेकिन वो फाइट फिर गन बैटल में बदल गई और उसमें वॉन की जान चली गई। और अगर वॉन शुरुआत से अपने लिए स्टैंड लेता हुआ नहीं आ रहा होता तो कब की उसकी डेथ हो चुकी होती। अब इन सब चीज़ों को साइड में रखने के बाद वॉन से रिलेटेड एक कॉन्स्पिरेसी थियरी भी है, जहाँ पे एक गैंग ये क्लेम करती है कि वॉन को लिल डर्क ने सैक्रिफाइस किया है। और इस गैंग का नाम है इंटरनेट डिसाइपल्स। ये लिटरली इंटरनेट पे बैठे हुए किड्स हैं जो कहते हैं कि लिल डर्क ने वॉन को सैक्रिफाइस किया है। और इसके लिए ये लोग इस चीज़ का प्रूफ देते हैं कि जो अटलांटा में शूटिंग हुई थी अलेक्जेंडर के ऊपर, उसमें मेन सस्पेक्ट था डर्क, जिस वजह से डर्क ने एक मास्टर प्लान बनाया और वॉन को सैक्रिफाइस कर दिया, जिस वजह से वो उस केस से भी बच गया और तो और उसका नाम ट्रेंडिंग पे भी आ गया। और लोग ये सब इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे वॉन इंडस्ट्री में बस आया था और इतने कम टाइम में उसने बिल्कुल डर्क जैसा स्टेटस अचीव कर लिया था। और वही स्टेटस डर्क को अचीव करने में पूरा 1 डेकेड लग गया था, जिस वजह से डर्क को इस बात का डर था कि कहीं आगे चल के वॉन उसकी जगह ना ले ले, उसे रिप्लेस ना कर दे। अब देखो, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि जब भी किसी रैपर की डेथ होती है तो जाहिर सी बात है उसके नंबर तो इंक्रीज होंगे ही और उसका नाम हर किसी की ज़बान पे होगा। और वॉन और डर्क तो पहले ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो जाहिर सी बात है वॉन की डेथ से डर्क का नाम भी ट्रेंडिंग पे आ गया था। और वॉन की डेथ से पुलिस और डर्क को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पुलिस वालों को एक नया सस्पेक्ट मिल गया, क्योंकि जिस रात अलेक्जेंडर पे फायरिंग हुई थी उस रात वॉन भी था और वॉन और डर्क दोनों ही उस केस में फंसे हुए थे। तो जाहिर सी बात है वॉन की डेथ के बाद पुलिस ने डर्क को साइड करके वॉन के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। और इतना ही नहीं, बल्कि वॉन की डेथ के बाद पुलिस ने उसके ऊपर केआई वाला एलिगेशन भी लगा दिया था। और पुलिस जनरली ऐसा करती ही है, क्योंकि पुलिस को भी आगे जवाब देना होता है। अगर तुमने वेंसडे सीरीज देखी है तो तुमने उसमें देखा होगा कि वेंसडे को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और जब वो पुलिस को इस बारे में जाके बताती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पर जब पुलिस को मॉन्स्टर से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं मिलता तो वो लोग उसे एक भालू का नाम दे देते हैं। और वही चीज अब पुलिस वॉन के साथ भी कर रही है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ये कहना कि डर्क ने वॉन को सैक्रिफाइस किया है, मेरे हिसाब से ये टोटली नॉनसेंस है, क्योंकि जाहिर सी बात है डर्क का स्टेटस उस टाइम पे मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में काफी बड़ा था। और अगर हम एक टाइम को ये चीज मान भी ले कि डर्क उस केस में अगर फंस भी जाता, तब भी डर्क जैसे रैपर के लिए उस केस को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं था, क्योंकि वॉन ने जब रैपर ना होने के बाद भी इतने सारे केस बीट करे थे तो डर्क भी वो केस इजीली बीट कर देता। और सेकंड पॉइंट कि अलेक्जेंडर की थाई पे गोली लगी थी, वो मरा नहीं था। और तो और उस दिन आई डोंट थिंक कि डर्क ने बोला था वॉन को अटलांटा में जाके क्वांडो रांडो से लड़ने के लिए। अगर तुम सीसीटीवी फुटेज देखोगे तो वॉन तुरंत वहां पे जाके उसे मारने लगता है। और इसी चीज को देखते हुए लोग कहते हैं कि लिल टीम ने सेल्फ डिफेंस में वॉन को गोली मारी थी। मतलब अगर एक किलर ने एक किलर को मार भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, ये बात तो पूरी तरह से सच है कि फाइट स्टार्ट वॉन ने ही करी थी। और इंटरनेट पे मेरे को अभी तक ऐसा कोई रीजन नहीं मिला कि वॉन ने आखिर क्वांडो रांडो को मारना क्यों शुरू करा था। लेकिन इसके पीछे पर्सनली 2-3 रीजन हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस दिन वॉन की वेलकम टू द ओब्लॉक की लिसनिंग पार्टी थी। और अगर उस रात वॉन को गोली नहीं लगती तो वॉन का नाम अगले दिन ट्रेंडिंग पे होता। और लोग इंटरनेट पे बस यही कहते हैं कि किंग वॉन ने एनबीए क्रू के सबसे खास बंदे को खूब मारा। इसके पीछे का दूसरा रीजन ये होगा कि लिल रीस और क्वांडो रांडो की आपस में बीफ थी और लिल रीस तो वैसे ही किंग वॉन का खास दोस्त था, जिस वजह से वॉन ने क्वांडो रांडो को मारा होगा। और जो तीसरा पर्टिकुलर रीजन है वो मुझे ये लगता है कि पहले क्वांडो रांडो और किंग वॉन काफी अच्छे दोस्त थे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी होंगे। और क्वांडो रांडो ने प्राइवेटली वॉन को कुछ ऐसा कह दिया होगा जिस वजह से वो काफी ऑफेंड हो गया होगा।
क्योंकि एक बार खुद NBA यंगबॉय ने भी वॉन की डॉटर के लिए कुछ ये पोस्ट करा था जिसका कैप्शन तुम देख सकते हो काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। तो जाहिर सी बात है जब क्वांडो रोंडो ने उसे प्राइवेटली कुछ बोला होगा तो वॉन उसे टॉलरेट नहीं कर पाया और उस रात जब उसने उसे अटलांटा में देखा तो उसने उसे मारना शुरू कर दिया। तो इस केस में अगर वॉन उसे मार भी रहा था तो उसकी क्या गलती थी? I mean, मेरे हिसाब से तो ये फेयर है। इनफैक्ट जो लोग ये कहते हैं कि लिल टिम ने वॉन को सेल्फ डिफेंस में गोली मारी थी, तो ये सेल्फ डिफेंस जब होता जब क्वांडो रोंडो गोली मारता, ना कि कोई थर्ड पर्सन आके वॉन को गोली मारता। और अगर वो सेल्फ डिफेंस होता तो लिल टिम को पुलिस कभी जेल में ही नहीं डालती। साथ ही साथ अगर तुमने वॉन का एक गाना सुना है वेन स्टोरी, तो उसमें वॉन 14 साल के लड़के की एक स्टोरी अनफोल्ड करता है जिस लड़के का नाम होता है शॉर्टी। और म्यूजिक वीडियो के अंदर शॉर्टी 5 लोगों के सामने एक बंदे को गोली मार देता है। और इस गाने में वॉन शॉर्टी को कहता है कि शॉर्टी बेवकूफ है जिसने 5 लोगों के सामने एक बंदे का मर्डर कर दिया। तो जिस चीज के लिए वॉन अपने ही बनाए हुए कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहा है वो काम वो खुद क्यों करेगा? और ये बात ये जस्टिफाई करती है कि वॉन उस रात क्वांडो रोंडो को बस पीटने गया था, ना कि उसका मर्डर करने, जिस वजह से वॉन क्वांडो रोंडो को कोई वेपन लेके मारने नहीं गया था। और अगर वो वेपन लेके भी गया था तब भी उसने उसे यूज नहीं करा। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि अलेक्जेंडर वाले केस की वजह से उस वक्त वॉन के पास वेपन रखने की परमिशन नहीं थी, तो ये बात पूरी झूठ है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक गैंग मेंबर अपने लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई वेपन तो रखेगा ही, जिससे ये बात क्लियर होती है कि उस रात वॉन बस क्वांडो रोंडो को पीटने गया था। और ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि वॉन का क्वांडो रोंडो को पीटना और लिल टिम का उसको गोली मारना, इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। लेकिन वॉन की डेथ के बाद भी उसकी एक एल्बम रिलीज हुई थी जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी 4 मार्च 2022 को, जिसका नाम है व्हाट इट मीन्स टू बी किंग। इस एल्बम के अंदर टोटल 19 गाने थे और इसने US 200 बिलबोर्ड चार्ट्स में दूसरा नंबर पिक करा था। इसके अलावा ये एल्बम UK और R&B चार्ट्स में भी रैंक हुई थी। बट कुछ भी कहो, वॉन के पास इतना कम टाइम था और उसने इतने कम टाइम में काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली। और उसकी स्ट्रीट्स को लेकर लॉयल्टी को देखते हुए लोगों ने उसको शिकागो लेजेंड बोलना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो उसका हिप हॉप के ऊपर इम्पैक्ट है वो तो अब हमेशा रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर वॉन को थोड़ा सा और टाइम मिलता तो वो और बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि उसकी ड्रिल साउंड काफी फ्रेश थी। और एट द एंड में बस इतना ही बोलूंगा, रेस्ट इन पीस टू डेवॉन बेनेट AKA किंग वॉन।